वेलकम फ्रेंड्स। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट एक ऐसा स्टेटमेंट होता है जिसके अंदर कैश का इनफ्लो और आउटफ्लो को दर्शाया जाता है। और कैश का मतलब कैश एंड कैश इक्विवेलेंट से होता है। अब ये कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का मतलब होता है कैश या कैश के समान समतुल्य कोई वस्तु। इसके अंदर कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट और करंट इन्वेस्टमेंट को शामिल किया जाता है और मार्केटेबल सिक्योरिटी को भी शामिल किया जाता है जो शॉर्ट टर्म के होते हैं। ठीक है। कैश फ्लो स्टेटमेंट की डेफिनेशन हो गई कि कैश फ्लो स्टेटमेंट इज ए स्टेटमेंट प्रिपेयर इन द अकॉर्डेंस विद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 दैट शो द फ्लो ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो यानी कैश फ्लो स्टेटमेंट एक ऐसा स्टेटमेंट होता है जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 के अकॉर्डेंस तैयार किया जाता है और जो दर्शाता है कि एक बिजनेस में कैश या कैश इक्विवेलेंट का आना और जाना। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में क्या क्या शामिल है? कैश इन हैंड शामिल है, कैश एट बैंक शामिल है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है यानी करंट इन्वेस्टमेंट है, मार्केटेबल सिक्योरिटी है, पब्लिक डिपॉजिट भी है। ठीक है, शॉर्ट टर्म वाले। अगला है कि कैश फ्लो आर क्लासीफाई इनटू 3 एक्टिविटी। कैश फ्लो को हमने 3 एक्टिविटी में पढ़ना होता है। पहला होता है ऑपरेटिंग एक्टिविटी। दीज आर प्रिमिलरी रिवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटी। ऑपरेटिंग एक्टिविटी वो होती है ना जो बिजनेस का मेन काम होता है। जैसे कोई बिजनेस अगर जूते बेचता है तो जूते बेचना ही उसका मेन एक्टिविटी है, तो उसका ऑपरेटिंग एक्टिविटी कहलाएगा। अब जैसे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी दूसरा होता है, तो एक्टिविटी विच रिलेट टू सेल एंड परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स और नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट। इसके अंदर वो एक्टिविटी आती हैं जो ना फिक्स एसेट्स को खरीदना बेचने से संबंधित है या नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट को खरीदने बेचने से संबंधित है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट से संबंधित है। फाइनेंशियल एक्टिविटी, दीज एक्टिविटी विच रिजल्ट इन चेंज इन साइज एंड कंपोजिशन ऑफ कैपिटल एंड बोरोविंग। इसके अंदर वो लेन देन आते हैं जो एक फर्म की कैपिटल और बोरोविंग को चेंजेस लाते हैं। ठीक है, मतलब ऐसी एक्टिविटी जो एक फर्म की कैपिटल में या बोरोविंग में चेंज लाते हैं तो उसे हम बोलते हैं फाइनेंशियल एक्टिविटी। तो लिखा है ट्रांजैक्शंस हैविंग नो इफेक्ट ऑन कैश फ्लो। कौन कौन से लेन देन है जिसका ना कैश फ्लो पे प्रभाव नहीं पड़ता है? कैश डिपॉजिट इनटू बैंक, कैश को बैंक में जमा करने से कैश फ्लो पे इफेक्ट नहीं पड़ता है क्योंकि कैश भी कैश इक्विवेलेंट है और बैंक भी कैश इक्विवेलेंट है। इसी तरीके से कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक, सेल ऑफ मार्केटेबल सिक्योरिटी फॉर कैश, परचेज ऑफ मार्केट सिक्योरिटी फॉर कैश, ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट टू जनरल रिजर्व, ऑल टाइप्स ऑफ क्रेडिट ट्रांजेक्शन यानी उधार के जितने भी लेन देन होते हैं उसमें भी कैश शामिल नहीं होता। इश्यू ऑफ बोनस शेयर जारी करने से हमारा कैश प्रभावित नहीं होता। राइट ऑफ बैड डेब्ट्स अगेंस्ट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट के तहत बैड डेब्ट्स को राइट ऑफ करना। तो इतनी चीज़ें होती हैं जिससे हमारे माना जाता है कि इनका कैश फ्लो नहीं है। ठीक है, अब कैश फ्लो स्टेटमेंट को कैसे तैयार किया जाता है? तो इसमें 3 एक्टिविटी होती है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और फाइनेंस एक्टिविटी। अब ऑपरेटिंग एक्टिविटी निकालने के लिए कहाँ से शुरुआत किया जाता है? तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी की शुरुआत करने के लिए पहले हमें वर्किंग नोट में जाना पड़ता है और वर्किंग नोट में हमें पहले ये निकालना पड़ता है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्सट्राऑर्डिनरी आइटम। तो इसको निकालना पड़ता है। इसको निकालने के लिए हमें बैलेंस शीट में जाना पड़ेगा। बैलेंस शीट में जाने पे आपको लाइन मिलेगी सरप्लस स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो इसका क्लोजिंग और ओपनिंग दोनों बैलेंस दिया होगा, करंट ईयर प्रीवियस ईयर दोनों का बैलेंस दिया होगा। तो क्लोजिंग ईयर यानी करंट ईयर में से जो प्रीवियस ईयर का ओपनिंग बैलेंस होगा तो वो आप घटा दोगे, तो उससे आपका प्रॉफिट फॉर द ईयर आ जाएगा, तो वहाँ पे आप लिख लोगे। फिर इसके अंदर आपको ट्रांसफ़र टू रिजर्व ढूंढना है। जैसे जनरल रिजर्व वगैरह में दिखा रखा होगा क्लोजिंग इतना है, ओपनिंग इतना है, तो उनका डिफरेंस जो बढ़ रहा होगा तो उसको यहाँ ऐड कर लेना है। प्रपोज डिविडेंड प्रीवियस ईयर पेड, प्रपोज डिविडेंड पेड कर रहा होगा पिछले प्रीवियस ईयर का, तो यहाँ ऐड कर लेना है। इंटरिम डिविडेंड और फाइनल डिविडेंड पेड ऑन इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर, प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर पे जो डिविडेंड दिए जाते हैं 20 साल के बीच में दिए जाते हैं, तो इंटरिम डिविडेंड और अंत में दिए जाते हैं फाइनल डिविडेंड, तो दोनों जो दिए जाते हैं तो ये यहाँ पे ऐड करना है। और अगर प्रेफरेंस शेयर पे दिए गए हैं तो मान लेंगे इक्विटी पे भी दिए गए हैं। ठीक है, इक्विटी पे दिए गए हैं तो यानी प्रेफरेंस शेयर पे भी दिए गए हैं, तो दोनों ही लेना होता है। ठीक है, ऐसे ही लिखा रहता है प्रोविजन फॉर टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर। तो ये जो मेड होता है करंट ईयर का प्रोविजन फॉर टैक्स होता है। तो नेट ऑफ रिफंड यानी नेट रिफंड करने के बाद प्रोविजन फॉर टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर होता है, तो इसको आपको यहाँ ऐड कर लेना है। ठीक है, पेड वाला यहाँ नहीं लेना है, मेड वाला लेना है। ठीक है,
एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंस अगर कोई है तो उसको यहाँ पे ऐड कर लेना है, और अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम है तो यहाँ पे लेस कर लेना है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम ऐसी इनकम होती है जो मतलब बिजनेस से परे हट के मिलती हैं, जैसे बाढ़ भूकंप आने से इंश्योरेंस के लिए मिलना, तो ये आपका एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम है, तो इसको यहाँ पे आप लेस करेंगे। ठीक है, ऐसी रिफंड ऑफ टैक्स या टैक्स रिफंड होगा तो यहाँ लेस कर देंगे। और इतना जमा घटा करने के बाद, ठीक है, ये 5 चीज़ें जोड़ने और ये 2 चीज़ें घटाने के बाद आपका नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम आ जाएगा। ठीक है, तो ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी की शुरुआत वाला पहला हिस्सा आपका आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा ऑपरेटिंग कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी आ गया। तो ये हमारा पर्टिकुलर से यहाँ रुपीज़ लिखते हैं, तो यहाँ पे आपका पहला आ गया वर्किंग नोट करके कि नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। ठीक है, तो ये आपको वर्किंग नोट से आ जाएगा, वो यहाँ लिख देना है। उसके बाद यहाँ पे ऐड करना है नॉन ऑपरेटिंग एंड नॉन कैश एक्सपेंस। तो ऐसे एक्सपेंस आपको ऐड करने हैं जो आपको कैश से संबंधित नहीं है या नॉन ऑपरेटिंग से संबंधित है। ठीक है, तो जैसे इंटरेस्ट पेड ऑन डिवेंचर, डिवेंचर पे इंटरेस्ट देना हमारा नॉन कैश एक्सपेंस है, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, तो इसको यहाँ पर हम ऐड कर लेंगे। ऐसी इंटरेस्ट ऑन बोरोविंग या लॉन्ग टर्म बोरोविंग, ठीक है, डिवेंचर हो गया, डिवेंचर ही लॉन्ग टर्म बोरोविंग था। इसके अलावा और भी जैसे कोई बोनस वोनस होगा तो वो ले लेंगे। ठीक है, शेयर इशू एक्सपेंस राइट ऑफ हो रहे होंगे तो वो ऐड कर लेंगे। डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन हो रहा होगा तो ऐड कर लेंगे। जैसे गुडविल है, गुडविल की वैल्यू में गिरावट हो रहा होगा तो उसे अमोर्टाइजेशन कहते हैं। ठीक है, यानी इंटेंजिबल एसेट्स में गिरावट आने को अमोर्टाइजेशन कहते हैं और टेंजिबल एसेट्स में गिरावट को डेप्रिसिएशन कहते हैं। तो यहाँ पे ये दोनों ऐड हो जाएंगे। इंटेंजिबल एसेट्स राइट ऑफ हो रहा होगा तो इसको भी यहाँ ऐड कर लेंगे। यानी लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स, अगर कोई एसेट बेचने पे लॉस हो रहा होगा तो यहाँ पे ऐड कर लेंगे। और इंक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट में अगर बढ़ोतरी हो रही होगी तो यहाँ ऐड कर लेंगे। और ऐसी प्रीमियम और रिडक्शन ऑफ डिवेंचर या प्रेफरेंस शेयर, डिवेंचर या प्रेफरेंस शेयर पे अगर हम प्रीमियम दे रहे हैं रिडक्शन के समय तो ये भी आपका नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, तो यहाँ पे ऐड कर लेंगे। तो इस पर स्टार बना हुआ है कि ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो इतनी चीज़ें आपको ऐड कर लेनी है, ये सारा टोटल करके अंदर फिर यहाँ लिख लेना है, तो ये वाला दोनों ऐड हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आपको लेस करना है नॉन ऑपरेटिंग इनकम। तो इंटरेस्ट रिसीव ऑन इन्वेस्टमेंट, डिविडेंड रिसीव, रेंट रिसीव, गेन ऑन सेल ऑफ एसेट्स, ये सारा आपका नॉन ऑपरेटिंग इनकम होते हैं जो बिजनेस से अलग तरह की इनकम है, बिजनेस के नॉर्मल एक्टिविटी से हमने नहीं कमाए हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको लेस कर देनी है। तो यहाँ पर आपको टोटल करने के बाद ये इन दोनों को जोड़कर ये लेस कर देना है, तो ब्रैकेट मतलब घटाना है, तो आपका आ जाएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। ठीक है, तो उसका टोटल यहाँ आ जाएगा। और इसके अंदर फिर आपको ऐड करना है इंक्रीज इन करंट एसेट्स, सॉरी इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी एंड डिक्रीज इन करंट एसेट, यानी ये जो हमारे लिए नुकसान लगता है उनको यहाँ पे ऐड करना है। इसके अंदर ट्रेड पेबल हो सकता है, ट्रेड रिसीवेबल हो सकता है, स्टॉक या इन्वेंट्री हो सकता है, अदर करंट एसेट, अदर करंट लायबिलिटी, डेटर क्रेडिटर। इन चीज़ों में अगर दिख रहा है कि अगर इनमें से जो करंट लायबिलिटी है उसमें बढ़ोतरी हो रही है तो यहाँ ऐड कर लेना है, और अगर करंट एसेट में गिरावट हो रही है तो ऐड कर लेना है। तो जो भी होगी उन सबको आपको यहाँ ऐड कर लेना है और लेस कर देना है डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी एंड इंक्रीज इन करंट एसेट्स। तो यही वाले ऊपर होते हैं, ये सारे ही आपके करंट एसेट करंट लायबिलिटी होते हैं। अगर इनके करंट लायबिलिटी है तो उसमें अगर गिरावट है तो लेस कर देना, और करंट एसेट में बढ़ोतरी है तो लेस कर देना, यानी ये सारे आपके फ़ायदे हैं, यहाँ पे लेस कर देना। ठीक है, तो ये सारा करने के बाद आपका आ जाएगा कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो यहाँ तक कहलाता है कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो यहाँ पर ये सारा जमा खड़े करके यहाँ पे आप लिख लेना है। ठीक है, फिर इसमें लेस करना होता है आपको। ठीक है, इसमें लेस करना होता है, सॉरी इसको भी अंदर ही रहने देना है, यहाँ पे लिख लेना है। फिर उसके बाद लेस कर देना है आपको टैक्स पेड, नेट ऑफ रिफंड। अगर कोई टैक्स रिफंड हो गया है तो उसे घटाने के बाद जो बचता है उसे टैक्स पेड कहते हैं। इसके लिए प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट बना के भी सीखेंगे। तो अगर टैक्स पेड होगा, ठीक है, तो ये आपको लेस कर देना है। तो कई बार क्या होता है कि पर्सन में अगर नहीं दिया रहता है तो प्रीवियस ईयर का ही टैक्स को करंट ईयर का मान के लेस कर देते हैं। ठीक है, फिर लेस कर देना है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंस, जो हमने वर्किंग नोट में घटाया था उसको उल्टा ऐड कर लेना है। वॉलेंट्री रिटायरमेंट कंपनसेशन पेड, इसका एग्जांपल है कि साल के बीच में जैसे कोई पार्टनर रिटायर ले लेता है तो उसको पैसे खर्च करने पड़ते हैं, तो वो यहाँ पे आपको वो आपका एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंस हो गया। ठीक है, इसको ऐड कर लेंगे।
ऐसी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम जैसे इंश्योरेंस क्लेम रिसीव हुआ था तो हमने वहाँ पे क्या किया था, तो वहाँ लेस किया था तो हम यहाँ पे ऐड कर लेंगे। ठीक है, वहाँ लेस किया था तो यहाँ पे हम ऐड कर लेंगे। और ये उल्टा है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपेंस है तो वहाँ पे हमने ऐड किया था तो यहाँ पर हम लेस कर लेंगे। ठीक है, वहाँ पे हमने ऐड किया था तो यहाँ पर हम लेस कर लेंगे। ठीक है, तो इतना करने के बाद आपका आ जाता है कैश फ्लो फ्रॉम या यूज इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अगर प्लस का आएगा तो फ्रॉम लिखना है, यूज इन नहीं लिखना है। और अगर माइनस में आंसर आ रहा हो तो फिर आपको फ्रॉम नहीं लिखना है, यूज इन लिखना है। तो ये आपका पहला पार्ट हो जाता है रोमन नंबर 1, कैश फ्लो फ्रॉम या यूज इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो ये आपका पहला पार्ट है। ठीक है, इसके बाद आ जाना है आपको इन्वेस्टिंग एक्टिविटी पे। इसमें कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी हेडिंग डालना है, फिर लिखना है आपको सेल ऑफ फिक्स एसेट्स। इसके अंदर ऐसे लेन देन आते हैं जो हमारे इन्वेस्टमेंट से संबंधित होते हैं या फिर फिक्स एसेट्स को खरीदने बेचने से संबंधित होते हैं। ठीक है, तो सेल ऑफ फिक्स एसेट्स होगा तो सेल करने से क्या होगा कि पैसा आएगा तो यहाँ पे इनफ्लो होगा तो ऐड कर देंगे। सेल ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट को सेल करने से पैसा आएगा, ऐड कर लेंगे। रेंट रिसीव, डिविडेंड रिसीव, इंटरेस्ट रिसीव, रिकवरी ऑफ लोन एंड एडवांस, तो ये सब आपके इनफ्लो है तो ऐड कर लेंगे। और फिर आप लेस कर दोगे यहाँ पे परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स, परचेज ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, परचेज ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स, लोन एंड एडवांस ग्रांटेड, तो इससे आउटफ्लो होगा तो इसको सबको लेस कर दोगे। तो ये ऐड करके लेस करने पे आपका कहलाएगा कैश फ्लो फ्रॉम या यूज इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। अगर प्लस का आएगा तो फ्रॉम यूज़ करेंगे, माइनस आए तो यूज इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी यूज़ करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ बातों का ध्यान रखना है, जैसे कोई फिक्स एसेट बढ़ रहा है तो यानी तुम परचेज कर रहे हो, या कोई इंटेंजिबल एसेट बढ़ रहा है तो यानी तुम परचेज कर रहे हो, तो परचेज करने को यहाँ लेस करोगे। ठीक है, अगर कोई फिक्स एसेट में गिरावट आ रही है तो डेप्रिसिएशन के कारण है, और ये अगर कोई इंटेंजिबल एसेट्स में गिरावट आ रही है तो अमोर्टाइजेशन है। ठीक है, तो डेप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन को तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में दिखाओगे। ठीक है, और इसमें जो गिरावट आई है मतलब जैसे कोई फिक्स एसेट गिर रहा है तो तुम उसको सेल तब मानोगे जब उसको सही से जानकारी मिल जाएगी। ठीक है, नहीं तो उसको डेप्रिसिएशन ही मानोगे। अगला है जैसे लैंड है, लैंड में कभी डेप्रिसिएशन नहीं आता, तो लैंड में अगर गिरावट आ रहा होगा उसका मतलब तुमने सेल किया होगा। ऐसी नॉन करंट इन्वेस्टमेंट होते हैं कुछ, ठीक है, लैंड की तरह, तो वो उसमें अगर गिरावट आ रहा होगा तो वो आपने यानी सेल किया होगा। ठीक है, तो इनमें कभी भी डेप्रिसिएशन नहीं लगता है, इस बात का ध्यान रखना है। ठीक है, ऐसी प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का क्लोजिंग माइनस ओपनिंग कर लोगे, तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन दिया होगा तो उसका क्लोजिंग माइनस ओपनिंग कर लेना तो डेप्रिसिएशन होगा, और डेप्रिसिएशन मान के इसको वर्किंग नोट में मतलब ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ऐड कर लेना है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। तो इतनी बातों का हमें ध्यान रखना है, लैंड का खासकर ध्यान रखना है। लैंड में गिरावट को डेप्रिसिएशन नहीं मानना है, उसको हमें सेल मानना है। ठीक है, इसके अलावा आपका आ जाता है फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ठीक है, तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी अब तीसरा पार्ट होता है कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। पहले आपका इनफ्लो ऐड करना होगा। इनफ्लो में जैसे प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ शेयर, मान लो आपने कहीं शेयर मतलब कंपनी ने जैसे शेयर इशू किए और प्रीमियम भी अगर जारी किए हैं तो प्रीमियम भी जोड़कर पैसा आ रहा है तो कहलाएगा प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ शेयर, तो इसको हम ऐड कर लेंगे। अगर कंपनी ने शेयर प्रीमियम पे जारी किए तो प्रीमियम के साथ ऐड कर लेंगे। ऐसी प्रोसीड्स फ्रॉम इशू डिवेंचर इंक्लूडिंग प्रीमियम एंड एक्सक्लूडिंग डिस्काउंट, अगर प्रीमियम पे डिवेंचर जारी किए तो ऐड कर लेंगे, और डिस्काउंट पे जारी किए तो उतना घटाने के बाद जो बचेगा वो ऐड कर लेंगे। ऐसी शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म लोन एंड बोरोविंग रिसीव, अगर तुमने शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म दोनों ही तरह के कहीं से उधार लिए हैं तो वो आपको यहाँ ऐड कर लेना है। यहाँ उधार कहाँ से लोगे, जैसे बैंक ओवरड्राफ्ट से लोगे या पब्लिक डिपॉजिट से लोगे तो यहाँ पर ले लेना है। ठीक है, अब लेस क्या करना है, लेस करना है रिडक्शन ऑफ प्रेफरेंस शेयर डिवेंचर, मतलब कोई शेयर या डिवेंचर का तुम रिडक्शन कर रहे हो यानी पैसे लौटा रहे हो तो यानी पैसा जा रहे थे आउटफ्लो हो जाएगा, तो इस सारा आपका आउटफ्लो हो जाएगा, ये आपको लेस करना है। ऐसी रीपेमेंट ऑफ शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म बोरोविंग, पेमेंट फॉर बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर, इक्विटी शेयर कभी कभी कंपनी अपने बायबैक कर लेती है तो यहाँ से पेमेंट करना पड़ता है तो लेस हो जाएगा। इंटरिम डिविडेंड और फाइनल डिविडेंड पेड होगा तो लेस कर देंगे। प्रपोज डिविडेंड प्रीवियस ईयर का लेस कर देंगे। जो हमने वर्किंग नोट में यहाँ ऐड किया था इसको यहाँ लेस भी करना है। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर या बोरोविंग पेड किया होगा तो लेस कर देंगे। प्रीमियम ऑन रिडक्शन ऑन डिवेंचर या प्रेफरेंस शेयर यहाँ पे लेस कर देंगे।
अंडर राइटिंग कमीशन पेड किया होगा तो लेस कर देंगे, या शेयर इशू एक्सपेंस पेड कर रहे हो तो आप लेस कर दोगे। तो आपका इतना जोड़कर या घटाने के बाद आपका आ जाता है कैश फ्लो फ्रॉम या यूज इन फाइनेंशियल एक्टिविटी। प्लस आए तो फ्रॉम, माइनस आए तो यूज इन फाइनेंशियल एक्टिविटी कहलाएगा। तो यहाँ पे इसका टोटल आ जाएगा। तो ये रोमन नंबर 3 हो गया। तो फिर अब आप क्या करोगे, रोमन नंबर 1 यानी जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी था, रोमन नंबर 2 यानी जो फाइनेंशियल एक्टिविटी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी था, और रोमन नंबर 3 जो फाइनेंशियल एक्टिविटी है। तो तीनों को आप ऐड कर लोगे। तो अगर प्लस का आएगा तो लिखेंगे नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, अगर गिरावट घाटा का आएगा तो लिखेंगे डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो इनका टोटल आ जाएगा। फिर आखिरी में से मिलाने के लिए आपको ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट लेना है, जिसके अंदर करंट इन्वेस्टमेंट भी शामिल कर लेना है। कैश और बैंक का बैलेंस में करंट इन्वेस्टमेंट शामिल कर लेना है, और फिर आपको लेस कर देना है क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट प्लस करंट इन्वेस्टमेंट को जोड़कर, ये दोनों को माइनस कर देना है। तो ये करने के साथ आपका ये जो आंसर है ये आपका मैच कर जाएगा क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट से, इनका आंसर मैच कर जाएगा। यानी ये जो तीनों का टोटल आया था उसमें ये ओपनिंग जोड़ते ही आपका जो ये माइनस करते ही आपका ये दोनों मैच करेगा। ठीक है। और कौन कौन से एडजस्टमेंट हैं जो हमें कैश एंड कैश मतलब कैश फ्लो स्टेटमेंट करने पड़ते हैं। तो इसमें पहला है जैसे रिजर्व, जैसे जनरल रिजर्व दिया होगा, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व दिया होगा, और भी तरह के रिजर्व होते हैं। तो उसको आप क्या करोगे कि उसमें क्लोजिंग माइनस ओपनिंग करके जो वर्किंग नोट में ऐड कर लोगे। ठीक है। बस इसमें ध्यान देना है कि इसमें अगर सरप्लस नहीं स्टेटमेंट ऑफ सिक्योरिटी पेमेंट रिजर्व के बारे में अगर दिया रहेगा, तो अगर ये सिक्योरिटी पेमेंट रिजर्व में पैसा बढ़ रहा है तो ये फाइनेंस एक्टिविटी में आपको ऐड करना है, और अगर सिक्योरिटी पेमेंट रिजर्व में पैसा घट रहा होगा तो फाइनेंस एक्टिविटी में माइनस करना है, और वर्किंग नोट में इसका भी क्लोजिंग माइनस ओपनिंग ही लेना है। दूसरा है आपका एडजस्टमेंट प्रोविजन फॉर टैक्स को लेकर। प्रोविजन फॉर टैक्स क्या होता है, एक शॉर्ट टर्म प्रोविजन होता है, यानी ये करंट लायबिलिटी का पार्ट होता है। क्योंकि ये प्रोविजन फॉर टैक्स एक लायबिलिटी है तो इसी से क्रेडिट बैलेंस होगा, तो इसका ओपनिंग बैलेंस यहाँ लिख देंगे, बाय बैलेंस BD यहाँ लिख देंगे। ठीक है। और इसके बाद ना यहाँ से समझेंगे कि मान लो साल की शुरुआत है, तो साल की शुरुआत में जो कंपनी होती है प्रोविजन फॉर टैक्स का अनुमान लगाती है, अनुमान लगाने को मेड कहते हैं। और साल का जब एंड आता है 31 मार्च तो कंपनी को पे करना पड़ता है। मान लो हमने अनुमान लगाया था प्रोविजन फॉर टैक्स का 10,000 और हमने इसके लिए प्रोविजन 10,000 बनाया था, लेकिन साल के एंड में हमें पे करने पड़ गए 15,000। तो यही मेड और पेड में फ़र्क है कि हमने योजना बनाई थी 10 की लेकिन पे करने पड़े 15। तो यहाँ पर अब क्या करेंगे कि यहाँ पे जो मेड है इसकी जनरल एंट्री होगी कि स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट, ये खर्चा है तो डेबिट और ये लायबिलिटी बढ़ना है तो क्रेडिट। और पे करते समय प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, प्रोविजन फॉर टैक्स लायबिलिटी कम हो गई तो डेबिट, और खर्चे पे करने पड़े बैंक से तो असेट्स का घटना क्रेडिट। तो इसका असर फिर हम यहाँ लिख देंगे, ये प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट है, ये डेबिट है, क्रेडिट है। यहाँ ओपनिंग बैलेंस लिख दिया था, फिर यहाँ पर हम मेड वाला लिखते हैं ड्यूरिंग द ईयर वाला, तो यहाँ पे लिख देंगे बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस या प्रोविजन फॉर टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर। तो मेड वाला यहाँ लिख देंगे, तो इसको ऐड कर लेंगे, उसमें से जो हमने टैक्स पे किया होगा वो यहाँ पे लिख देंगे। तो ये जोड़ के घटाने के बाद यहाँ पर आपका बैलेंस बचेगा। तो ये जो हमने पेड किया हुआ है ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी में नीचे माइनस होता है, और ये जो हमारा मेड होता है ये वर्किंग नोट में ऐड होता है। ठीक है। तो कई बार मेड पेड एक ही होते हैं, तो इन्हीं को एक बार वर्किंग नोट में जोड़ना होता है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में घटाना होता है। ठीक है। यानी प्रोविजन फॉर टैक्स का ये आपका करंट ईयर दिया रहेगा। ठीक है। ये करंट ईयर का जो दिया रहेगा ये वर्किंग नोट में आप ऐड कर लोगे, और प्रीवियस ईयर का ऑपरेटिंग एक्टिविटी में से माइनस कर दोगे। ऐसी इंटरिम डिविडेंड या प्रपोज डिविडेंड प्रीवियस ईयर के वर्किंग नोट में ऐड किए जाते हैं और फाइनेंस एक्टिविटी में से घटाए जाते हैं। ठीक है। और ये कभी भी बैलेंस शीट के अंदर नहीं दिए रहते, बाहर ही दिए रहते हैं। ठीक है। इसके बाद कभी कभी आपको ना एसेट्स अकाउंट बनाना पड़ता है, तो ये नॉन करंट एसेट्स होता है, एसेट्स का डेबिट बैलेंस होता है, तो यहाँ पे हम डेबिट बैलेंस लिख देंगे। अगर हमने साल के दौरान कुछ एसेट बेच दिए हैं तो यहाँ पे बाय सेल लिख देंगे, सेल को इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में भी दर्शाएंगे। अगर सेल करने से लॉस हुआ है तो उसे ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ऐड कर देंगे, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स के नाम से। और अगर गेन हुआ है तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में मतलब ऑपरेटिंग एक्टिविटी में लेस कर देंगे। और अगर हमने इस साल की डेप्रिसिएशन होगी तो करंट ईयर की डेप्रिसिएशन यहाँ शो कर देंगे।
फिर इसको टोटल कर लेंगे और इसमें से यहाँ लेस कर देंगे, तो यहाँ पे हमारा परचेज आ जाएगा। अगर यहाँ बैलेंस आए तो परचेज आएगा, ठीक है, और यहाँ बैलेंस आए तो यहाँ सेल आ जाएगा। तो सेल ऑपरेटिंग इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आपका ऐड हो जाएगा, और परचेज है तो आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में लेस हो जाएगा, ठीक है। और कई बार क्या होता है कि एसेट्स अकाउंट में साथ साथ प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट भी दिया रहता है, तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस होता है, तो यहाँ पे बाय बैलेंस BD लिख देंगे। और अगर करंट ईयर का डेप्रिसिएशन दिया होगा तो हम यहाँ पे ऑपरेटिंग मतलब यहाँ ऐड कर लेंगे, और इसी साथ साथ ऑपरेटिंग एक्टिविटी में भी ऐड करते हैं। फिर इसको जोड़ लेंगे, जोड़ने के बाद जो हमने एसेट बेची है उसकी टोटल डेप्रिसिएशन यहाँ पे ट्रांसफ़र कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ पर हमारा करंट फिर यहाँ पे टू डेप्रिसिएशन अकाउंट बच जाता है, तो वो CD कहलाता है। जो बैलेंस बचेगा यहाँ CD कहलाता है। यहाँ पे डेप्रिसिएशन आने के बहुत कम चांस होते हैं, 1% चांस, ज़्यादातर डेप्रिसिएशन यहाँ आता है। तो ये आपको ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ऐड होता है। और ये जो आपका ये अपने सेट जो सेल किया था उसका डेप्रिसिएशन वो यहाँ पोस्टिंग हो जाता है, ठीक है। ध्यान देना है कि जो ये डेप्रिसिएशन यहाँ ट्रांसफ़र किया जाता है, ये असेट्स को बेचने का टोटल डेप्रिसिएशन यहाँ पे शो किया जाता है, ठीक है। तो फिर हम यहाँ पे शो करते हैं, तो यहाँ पे जो सेल किया बैंक से लिख दिया, उसको बेचने पे प्रॉफिट या लॉस हुआ तो उसे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में लिख दिया, और इसको बेचने का टोटल डेप्रिसिएशन यहाँ लिख दिया, ठीक है। तो इन तीनों को जोड़ के फिर यहाँ पर हमने मतलब परचेज पता कर लेते हैं। तो जो परचेज है ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में लेस हो जाता है, अगर सेल है तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में ऐड हो जाता है। और ये जो डेप्रिसिएशन है इसको ऑपरेटिंग एक्टिविटी में शो नहीं किया जाता है। ये जो करंट ईयर का होता है इसको आपको ऑपरेटिंग एक्टिविटी में शो करना होता है, ठीक है। इसके अलावा पांचवा एडजस्टमेंट होता है आपका प्रोविजन फॉर प्रीमियम ऑफ रिडक्शन ऑफ डिवेंचर या प्रेफरेंस ईयर। इसके अंदर जैसे 5% डिवेंचर जारी किए, ये करंट ईयर है प्रीवियस ईयर है, तो यहाँ पे 1 लाख है, यहाँ 1.5 लाख हो गया, यहाँ पे 50,000 की बढ़ोतरी हो गई है, तो हम 50,000 पे 5% प्रीमियम निकालेंगे, तो प्रीमियम रिडक्शन 2500 आ रहा है। तो इसको दो जगह शो करेंगे, एक वर्किंग नोट में हम ऐड कर लेंगे और एक फाइनेंस एक्टिविटी में से लेस कर देंगे, ठीक है। वर्किंग नोट के जो बाद में आता है नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस उसमें ऐड करना है, ठीक है। कंपनी क्या करती है कि बोनस शेयर भी जारी करती है मुफ्त में। मान लो जारी करने का रेशियो था 5:1, तो यहाँ पे शेयर दिया रहेगा बोनस शेयर, करंट ईयर प्रीवियस ईयर, यहाँ 13 लाख है, यहाँ पे 10 लाख है, तो यहाँ पे हमें 3 लाख की बढ़ोतरी दिख रही है। तो कई बच्चे इसको ना फाइनेंस एक्टिविटी में 3 लाख दिखा देते हैं, प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ बोनस शेयर लिख देते हैं, तो ये गलत हो जाता है। तो इसको कैसे ठीक करेंगे, तो हम देखेंगे कि पिछले साल का बोनस शेयर 10 लाख है, तो 10 लाख का ये जो 5:1 है इसका मतलब 1/5, तो काटे में 2 लाख, तो 2 लाख के मुफ्त में जारी हुए हैं, तो 3 लाख की बढ़ोतरी में से हम 2 लाख घटा देंगे, तो 1 ही लाख रुपए पैसा दिखाएंगे, ठीक है। इसको रट लेना है। सातवां है कि जैसे डिवेंचर इशू ऑन, तुमने ना डिवेंचर ना जैसे साल के बीच में जारी किए, जैसे 1 अक्टूबर को बीच में जारी किए हैं, तो यहाँ पे 12% डिवेंचर जारी किए हैं। तो मान लो प्रीवियस ईयर ये है 1 लाख और यहाँ है 1.5 लाख, तो शुरू में हमने यानी 1 लाख के डिवेंचर जारी किए थे, साल के बीच में हमने जारी किए 50,000 के, तभी ना 1.5 लाख हुए। तो हम क्या करेंगे कि पहले 1 लाख पे 6 महीने का इंटरेस्ट निकाल लेंगे, 1 लाख का 6 महीने का 12% इंटरेस्ट, और फिर हम यहाँ से फिर 1.5 लाख का 6 महीने का 12% इंटरेस्ट निकाल लेंगे। तो दोनों का टोटल कर लेंगे तो इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर आ जाएगा। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर को दो जगह शो करना है, इसको एक फाइनेंस एक्टिविटी में लेस करना है और एक ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जो नॉन कैश एक्सपेंस होता है उसमें ऐड करना है, ठीक है। ऐसे ही होता है। एक होता है इम्प्लाइड एडजस्टमेंट, यानी अपने आप होने वाले एडजस्टमेंट। वी हैव टू कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, इंटरेस्ट ऑन लोन एंड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट इवन इफ क्वेश्चन इज साइलेंट। क्वेश्चन के साइलेंट रहने पर भी कुछ ऐसे इंटरेस्ट होते हैं जो हमें ना चुकाने पड़ते हैं। जैसे मान लो ये 12% डिवेंचर जारी किया है, तो यहाँ पे बोला नहीं है लेकिन 12% इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा, 14% बोरोविंग का निकालना पड़ेगा, 10% नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट निकालने पड़ेंगे, ठीक है। और उसको बिना कहे बिल्कुल ऐसे ही फाइनेंस एक्टिविटी में से लेस करना होगा और ऑपरेटिंग एक्टिविटी में नॉन कैश एक्सपेंस में ऐड करना होगा, ठीक है। जैसे ये 10% नॉन कैश इन्वेस्टमेंट है, तो यहाँ 5 लाख है, यहाँ 5 लाख है, तो दोनों सेम है। तो हम जो पिछले साल का होता है 5 लाख, उस पर हम जो 10% इंटरेस्ट निकालेंगे 50,000, और फिर इसको फिर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में हमें ऐड करना है और फिर नॉन ऑपरेटिंग इनकम में आपको लेस करना है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, वर्किंग नोट में नॉन ऑपरेटिंग इनकम में लेस करना है और इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में ऐड करना है।
ऐसे ही तुम्हें कई बार क्या करना पड़ता है कि प्रिपरेशन ऑफ लोन अकाउंट या बोरोविंग अकाउंट या डिवेंचर अकाउंट बनाना पड़ता है। तो मान लो लोन अकाउंट है, लोन का क्रेडिट बैलेंस होता है, तो यहाँ पे हम बाय बैलेंस BD लिख देंगे। और अगर हमने वर्ष के दौरान और लोन लिया होगा तो बैंक अकाउंट से यहाँ पे और बढ़ जाएगा, तो ये लोन बढ़ रहा है तो फाइनेंस एक्टिविटी में ऐड कर लेंगे। और अगर हमने यहाँ पे लोन पेड कर दिया है तो टू बैंक, तो पेड करने को फाइनेंस एक्टिविटी में लेस कर देंगे और इसके बाद ये जोड़ के घटाने पे आपका ये बैलेंस आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर बस आपका जो ये लोन को पे करना और लोन को राइज करने के बारे में पता लगाने के लिए लोन का अकाउंट बनाते हैं। अगर लोन राइज हो रहे हैं तो फाइनेंस एक्टिविटी में ऐड करना है, अगर लोन पे कर रहे हैं तो फिर फाइनेंस एक्टिविटी में लेस करना है। ठीक है, तो जितने भी लॉन्ग टर्म लोन्स होते हैं उनको भी यहाँ पे अकाउंट बनाना पड़ सकता है। इसके अलावा कुछ और इम्पोर्टेंट एडजस्टमेंट है जिसको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, वो है इंटरेस्ट पेड। अगर हमने इंटरेस्ट पे किया है तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ऐड करेंगे, फाइनेंस एक्टिविटी में लेस। अगर इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है इन्वेस्टमेंट से तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में लेस कर देंगे और इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में ऐड कर लेंगे। प्रीमियम ऑफ रिडक्शन ऑफ डिवेंचर या प्रेफरेंस शेयर होगा तो वर्किंग नोट में नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में ऐड कर लेंगे और फिर फाइनेंस एक्टिविटी में लेस कर देंगे। ऐसे ही तुमने कोई मान लो असेट्स परचेज करा है तो उसको इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आप लेस करोगे। अगर सेल कर रहे हो तो पैसा को इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में ऐड कर लोगे। अगर इस पर डेप्रिसिएशन होगा तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ऐड कर लोगे। ऐसे ही फिर प्रपोज डिविडेंड दिया होगा तो प्रपोज डिविडेंड जो होता है प्रीवियस ईयर का वर्किंग नोट में ऐड किया जाता है। ठीक है, और करंट ईयर का अगर दिया होगा तो पेड वाला अगर लिखा होगा कि हमने पेड किया है तो वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में लेस होगा, और अगर प्रोविजन फॉर टैक्स मेड ड्यूरिंग द दिया होगा तो वो वर्किंग नोट में ऐड होगा। ठीक है, प्रपोज डिविडेंड को अगर हम वर्किंग नोट में ऐड करेंगे और फाइनेंस एक्टिविटी में लेस करेंगे, और जो प्रोविजन फॉर टैक्स होता है उसका अगर मेड होगा तो वर्किंग नोट में ऐड करेंगे और अगर वो पेड होगा तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में लेस करेंगे। ठीक है, इतने चीज़ों का ध्यान रखना है।